सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंस स्मार्ट क्लासेस जयपुर। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीएमए फाइनल के कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट पेपर का नया बैच। जी हाँ, ये बिल्कुल फ्रेश बैच है हमारा और ये बैच स्पेशली दिसंबर 2025 एंड ऑनवर्ड्स के जो एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए है, राइट। तो सर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे सब्जेक्ट के थोड़े से इंट्रोडक्शन की, ठीक है। तो सर सीएमए फाइनल जिसका सब्जेक्ट है हमारा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, पेपर नंबर 17। सर हम सीएमए की जो सबसे पहली पहचान है वही कॉस्ट ऑडिट के नाम से है कि सर अगर पूछा जाए कि सर बताइए सीएमए क्या होता है, तो हमारा पहला जवाब होता है कि सर सीएमए एक प्रोफेशनल कोर्स है, जस्ट लाइक सीए। जैसे सीए को स्टैट्यूटरी ऑडिट करने का राइट होता है, वैसे ही हमें कॉस्ट ऑडिट करने का राइट होता है। हम कॉस्ट ऑडिट के एक्सपर्ट हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये सब्जेक्ट ना केवल हमारे एग्जाम के लिए बल्कि हमारी रूटीन लाइफ के लिए, हमारे कैरियर के लिए, हमारे कोर्स के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है, राइट। बड़ा ही इजी सब्जेक्ट है। क्या सर इसमें मार्क्स गेन हो सकते हैं? बिल्कुल। मैं यूं कहूंगा कि ये ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके पूरे ग्रुप को भी क्लियर करवा सकता है। रिसेंटली जो रिजल्ट आया उसमें हमारे कुछ स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं उसमें जो मैंने देखा, वैसे तो 60+ तो बहुत लोगों के हैं। ऑलमोस्ट ये मान के चलिए 90% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 60+ मार्क्स हैं। हाईएस्ट में बात करें तो 83 मार्क्स है। 83 मार्क्स, अब आप सोच लीजिए अगर किसी के 83 मार्क्स यहाँ पे आ जाते हैं तो उसको उस कोर्स में, उस ग्रुप में क्लियर करने के लिए बाकी सब्जेक्ट में कितने नंबर चाहिए सर, राइट। अगर 40-40 भी बाकी सब्जेक्ट में ले आते हैं तो भी काम बन जाता है, राइट। यस, तो बिल्कुल स्कोरिंग सब्जेक्ट है सर और बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और हमारा कोर सब्जेक्ट है, राइट। सर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, क्या ये उसी ऑडिट के जैसा है जो हमने इंटर में पढ़ा था? मैं कहूँगा कि हाँ, कुछ हद तक जो हमने फाइनेंशियल ऑडिट पढ़ा इंटर में वो चीज़ें भी इसमें कवर हैं और स्पेसिफिकली सीएमए के लिए जो कॉस्ट ऑडिट का स्कोप है उसको यहाँ पे डिटेल में बताया गया है, राइट। चलिए सर, ये पेपर प्रैक्टिकल है या थ्योरेटिकल है? मैं पहले उन क्वेश्चंस को एड्रेस कर लेता हूं जो आपके माइंड में आते हैं जब भी आप फाइनल की कोई भी क्लास लेते हैं तो, ठीक है। तो सर पहला पॉइंट, पेपर स्ट्रक्चर कि सर पेपर कैसे है। तो देखिए मैं आपको बताऊं सर, इसमें क्या है, चलो 45 ही कर लो। 40 to 45 मार्क्स जो है ये आपका प्रैक्टिकल पोर्शन कवर करता है, ठीक है। और 50 to 55 मार्क्स जो है ये आपका थ्योरेटिकल पोर्शन कवर करता है। इट मीन्स कि ये प्रैक्टिकली भी इंपॉर्टेंट है और थ्योरेटिकली भी इंपॉर्टेंट है, राइट। ओके, एग्जाम में आपके पास चॉइसेस आती है तो उसमें आपको आराम से आधा पेपर आपको प्रैक्टिकल। देखिए पेपर में जो वेटेज दे रखा है, एग्जाम में पूरा वेटेज उस हिसाब से नहीं आता, थोड़ा सा हल्का फुल्का वैरी करता है। तो आप मान के चलिए कि 40% थ्योरेटिकल कंटेंट और 60% 40% प्रैक्टिकल कंटेंट और 60% थ्योरेटिकल कंटेंट यहाँ पे है 2022 के सिलेबस में, है ना। तो उसकी भी बात कर देते हैं सर, सिलेबस कौन सा है। सर सिलेबस की बात करें तो हम 2022 पढ़ रहे हैं। 2022 के सिलेबस में इंस्टीट्यूट ने क्या किया सर, 2022 के सिलेबस में इंस्टीट्यूट ने थ्योरेटिकल कंटेंट बढ़ा दिया। इसमें फॉरेंसिक ऑडिट, फॉरेंसिक कंप्यूटर, साइबर फॉरेंसिक और साइबर ऑडिट, ये सब चीजें डाल के इसमें थोड़ा सा जो थ्योरेटिकल कंटेंट है उसको एक्सपांड कर दिया है, ठीक है, उसको बढ़ा दिया है, राइट।
तो यस, अब 2016 के मुकाबले में इसमें प्रैक्टिकल कंटेंट थोड़ा सा कम किया गया है, हालांकि टॉपिक्स बहुत सारे हैं प्रैक्टिकल, तो उन सबको हमें यहाँ पे पढ़ना होता है, राइट। यस, तो थ्योरी प्रैक्टिकल समझ में आ गया। सर हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान दे ले, प्रैक्टिकल पे कम ध्यान दे ले, या प्रैक्टिकल पे ज़्यादा ध्यान दे ले, थ्योरी पे कम? नहीं, आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि ये मैंने जो आपको पैटर्न बताया है ये मैं अप्रोक्स बोल के चलता हूँ। कभी भी इंस्टीट्यूट चेंज कर सकता है, कभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज़्यादा डाल देते हैं, कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा डाल देते हैं, तो ऐसा कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है। तो आपको डिपेंडेंट नहीं होना है ना तो प्रैक्टिकल पे और ना ही थ्योरेटिकल पे। समझ में आ गई बात? यस। और वैसे भी जब आप प्रोफेशनल एग्जाम की बात करते हैं, एट दैट टाइम आप किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। सर अगर कॉम्प्रोमाइज किया होता बच्चों ने तो 83 मार्क्स थोड़ी आते, राइट। तो कुछ भी छोड़ना नहीं है। मैं अपनी क्लास में एक भी टॉपिक स्किप नहीं करवाता हूँ, ना ही मैं आपको सिलेक्टेड टॉपिक करवाऊंगा, सारे टॉपिक हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, राइट। ठीक है। दूसरा और मेजर डाउट होता है, सर स्टडी मटेरियल। सर स्टडी मटेरियल क्या पढ़े? बहुत सारे लोग कहते हैं कि मॉड्यूल पढ़ना चाहिए, पेपर मॉड्यूल में से आता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर रेफरेंस बुक पढ़नी चाहिए, वहाँ से पेपर आता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर स्कैनर पढ़ना चाहिए, पेपर वहाँ से आता है। मैं कहता हूँ कि सर पेपर इन तीनों में से कहीं से नहीं आता है, ठीक है। पेपर जो आता है वो कॉन्सेप्ट से आता है। मुझे ऐसा लगता है सर पेपर जो आता है वो कॉन्सेप्ट में से आता है, ठीक है। तो अगर आपको, जैसे मान लीजिए एक कैपेसिटी डिटर्मिनेशन है, तो आपने कैपेसिटी डिटर्मिनेशन को समझा, ठीक है, उसके मॉड्यूल के भी क्वेश्चन किए, उसके स्कैनर के भी क्वेश्चन किए। जरूरी नहीं है एग्जाम में कि मॉड्यूल का क्वेश्चन प्रिंट हो, जरूरी नहीं है कि स्कैनर में से क्वेश्चन प्रिंट हो। अगर उन दोनों के अलावा भी कहीं से क्वेश्चन प्रिंट हो गया है और अगर हमारी कमांड है कॉन्सेप्ट के ऊपर, तो हमें उस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पेपर कहाँ से आता है। हालांकि हमने इसमें क्या क्या कवर किया है? सर हमने इसमें मॉड्यूल पूरा कवर किया है, स्कैनर पूरा कवर किया है। स्कैनर भी ये मान के चलिए 15 साल, मैं 15 अटेम्प्ट भी नहीं बोल रहा हूँ, 15 साल से ज्यादा के क्वेश्चंस हमने इसमें इनकॉर्पोरेट किए हैं, राइट। तो इसके अलावा कुछ बचता नहीं है सर। इसके अलावा सर MTP, ठीक है, RTP, MQP, तो ये जो मॉडल क्वेश्चन पेपर, मॉडल टेस्ट पेपर, रिवीजन टेस्ट पेपर, इन सबको भी हमने इसमें इनकॉर्पोरेट किया है। तो हम कह सकते हैं कि हम सब कुछ पढ़ेंगे, कुछ भी हम छोड़ने वाले नहीं हैं, राइट। ठीक है। नेक्स्ट, सर क्या हम मॉड्यूल से पढ़ेंगे? आंसर इज नो। हम ये सब कुछ जरूर पढ़ेंगे पर मॉड्यूल से नहीं पढ़ेंगे। इसके लिए हमने खुद ने एक बुक डिजाइन करी है जिस बुक में 2 वॉल्यूम है, ठीक है। तो वॉल्यूम 1 जो है सर, ये हमारा थ्योरेटिकल कंटेंट को कवर करता है, और वॉल्यूम 2 जो है ये हमारा प्रैक्टिकल कंटेंट को कवर करता है। तो हम हमारी 2 बुक से पढ़ेंगे, जो बुक आपको कोर्स को ऑर्डर करने पे मिलती है, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा आपको बुक का भी ओवरव्यू दूंगा, ठीक है। तीसरी जो खास बात है अपने स्टडी मटेरियल में वो ये है सर कि हम कलर बुक प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। कलर बुक से क्या होता है सर? बात तो एक ही है, ब्लैक एंड व्हाइट हो, कलर हो। देखिए कलर बुक से क्या होता है, पहली बात तो हमने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, होता क्या है जब आप एक पैराग्राफ पढ़ते हो तो आपको पूरा पैराग्राफ कभी याद नहीं रहता है, राइट। फिर आप ढूंढते हो कि मैं इसमें से क्या याद करूं और क्या नहीं करूं। तो वो मेहनत भी हमने कर ली, हमने उस पैराग्राफ में ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रखा है कि ये इसका एसेंस है। अगर आपको ये कीवर्ड्स याद है तो ये पैराग्राफ आपका कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो कलर बुक का पहला फायदा वो है, ठीक है। कहाँ पे टॉपिक स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे टॉपिक एंड हो रहा है, ये हमारे मॉड्यूल की सबसे बड़ी समस्या है सर। कई बार समझ ही नहीं आता टॉपिक स्टार्ट कहाँ हुआ और एंड कहाँ हुआ, तो उसको भी हमने डिफरेंट कलर से डिनोट किया है, राइट। और नेक्स्ट बात आती है कि सर जब हम ब्लैक एंड व्हाइट पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी बोरियत दिमाग पे चढ़ने लग जाती है, स्पेशली थ्योरेटिकल कंटेंट में। तो उसको भी हमने दूर करने की कोशिश की है कलरफुल डाल के, कलरफुल पेजेस, कलरफुल कुछ ग्राफिक्स, कुछ चार्ट्स वगैरह डाल के। तो हो सकता है कि वो आपको
पढ़ने में इंटरेस्टिंग बनाने में मदद करे, राइट। यस, तो ये सारी चीजें हमने इसमें कवर की है, राइट। अभी जो पिछला पेपर हुआ था सर, उसमें जो एमसीक्यूज आए थे 10 में से 9 एमसीक्यू एज इट इज अपनी बुक के थे। इवन जो ऑप्शन का सीक्वेंस है वो भी सेम टू सेम था, ठीक है। एक क्वेश्चन जो है वो कॉन्सेप्ट में से था, तो वो कॉन्सेप्ट भी अपनी बुक में था, मतलब एज इट इज एमसीक्यू बना हुआ नहीं था, पर उसका कॉन्सेप्ट अपने था। CAS2 कैपेसिटी डिटर्मिनेशन का क्वेश्चन था और वो हमारी बुक में है, राइट। उसके अलावा जो पेपर, जो बाकी क्वेश्चन थे वो सब अपने बुक से कवर थे। तो काफ़ी, देखो 100% कभी कोई नहीं बोलता है, पर हम मान के चलते हैं कि 90% एंड अबो कंटेंट हमारा इसमें आराम से कवर, तो हम 100% करते हैं। एग्जाम में मैच होने की बात करता हूँ कि मुझे ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड लगता है कि 90% कोर्स अपना, 90% क्वेश्चन पेपर अपना इसमें से मैच हो जाता है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर ड्यूरेशन क्या रहेगा, कब तक क्लास कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो सर देखिए, इसका जो ड्यूरेशन है, अगेन हम इसको दो हिस्सों में पढ़ते हैं सर, एक प्रैक्टिकल और एक थ्योरेटिकल, राइट। टोटल जो हम बात करें इसकी, तो सर आप मान के चलिए 95 आवर्स की आपकी क्लास होने वाली है, ठीक है। 95 आवर्स की आपकी क्लास होने वाली है, जिसमें अप्रोक्स हम मान के चलें तो सर 60 लेक्चर्स लगेंगे। जिसमें आपका 60 लेक्चर इसलिए कि कोई लेक्चर हमारा 1.5 आवर्स का होता है, कोई 1.7 आवर्स का होता है, कोई 2 आवर्स का होता है, राइट। तो यहाँ पे सर 60 लेक्चर्स और अप्रोक्सीमेट 95 आवर्स में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है, राइट। यस, नेक्स्ट सर, हमने तो कई इंस्टीट्यूट देखे, कई क्लासेस देखी, उनमें 150 घंटे की क्लास है, 200 घंटे की क्लास है। देखिए मेरा सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है सर, अपन बातें घुमाते नहीं हैं, अपना सीधा काम है, सीधा कॉन्सेप्ट समझाया, एक्सप्लेन किया, आपकी बात समझ में आई, हम आगे मूव करें, ठीक है। हम इधर उधर की बातों में टाइम वेस्टेज बिल्कुल नहीं करते हैं, क्योंकि ना तो बेवजह का टाइम हमारे पास है, ना ही बेवजह का टाइम आपके पास है, तो दोनों के पास ही नहीं है सर। तो इसलिए टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब बनता नहीं है, और शायद इसी चीज के लिए लोग मुझे पसंद करते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट, टेस्ट कि सर टेस्ट का क्या होगा। अगर हमने ऑनलाइन क्लास खरीदी तो हमारा क्या होगा, अगर हम फेस टू फेस ले रहे हैं तो हमारा क्या होगा। तो देखिए उसका भी मैं सॉल्यूशन कर देता हूँ। दो तरीके के टेस्ट है, एक हमारे एमसीक्यू टेस्ट है। एमसीक्यू टेस्ट हमारे मोबाइल ऐप पे होते हैं, ठीक है। तो मोबाइल ऐप पे आपके अभी से जैसे ही क्लास स्टार्ट होगी आपकी, हम आपको मोबाइल पे अप्रोक्स 25 टेस्ट दे देंगे, ठीक है। जो चैप्टर वाइज होंगे, जैसे बेसिक का एक हो गया, सीआरए रूल्स का हो गया, इस तरीके से चैप्टर वाइज टेस्ट हम आपको दे देंगे। तो उन टेस्ट को आपको कभी भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, पर चांस सिंगल ही मिलेगा। तो टाइम पास नहीं करना है कि चलो चला के देख लेता हूँ और चला के एक दो क्वेश्चन किया फिर बंद कर दिया, वो वाला टाइम पास नहीं करना है बिल्कुल भी। यहाँ पे आपको 25 एमसीक्यू टेस्ट बन जाते हैं। 25 टेस्ट का मतलब सर 250 से 300 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस एटलीस्ट हमारी हो जाती है, ठीक है। तो वो हमारे लिए बहुत इनफ है, ठीक। उसके अलावा जो टेस्ट की हम बात करते हैं, तो सर क्या होता है कि जो लोग जयपुर से बिलोंग करते हैं, सेंटर से बिलोंग करते हैं हमारे, वहाँ पे तो टेस्ट आराम से कंडक्ट हो जाते हैं। कुछ लोग जो रिमोट एरिया से बात कर रहे हैं, रिमोट एरिया से परचेज कर रहे हैं, उनके लिए टेस्ट पेपर थोड़ा सा टफ हो जाता है। दूसरा पॉइंट ऑफ टाइम की भी बात होती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि डेली टेस्ट पेपर ले रहे हैं और डेली टेस्ट पेपर चेक कर रहे हैं, राइट। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इस बार हमने इसमें भी नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है। वो इंट्रोड्यूस किया है कि सर हम देंगे फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट और थर्ड टेस्ट। हम 3 टेस्ट लेने वाले हैं, ठीक है। ये 3 टेस्ट क्या होगा सर, ये आपका 25% सिलेबस कवर करने पे होगा, ये आपका 50% सिलेबस कवर करने पे होगा, और ये आपका 100% सिलेबस कवर करने पे होगा, राइट। अब ये टेस्ट सर हम, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं अवेलेबल नहीं हो पाते, जैसे सपोज मैंने आज टेस्ट रख दिया, अब आज कुछ बच्चों ने टेस्ट दिया और कुछ बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया, राइट। तो हम इन टेस्ट को 2 डेट्स पे रखने वाले हैं। 2 डेट्स की बात करें तो कि सर जैसे सपोज मैं आप एग्जाम्पल के तौर पे लिख रहा हूँ, ठीक है, बाकी तो आपको मैसेज मिल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिख रहा हूँ कि मान लीजिए हमने पहला टेस्ट रखा 22 मार्च को, कि 22 मार्च 25 को पहला टेस्ट है,
ठीक है, 25% सिलेबस का, ठीक है। और उसके बाद 29 मार्च 25 को दोबारा से टेस्ट है, किसका? 25% सिलेबस का। ऐसे तो इनमें से दोनों में से आप किसी में भी पेपर दे सकते हैं, उसकी स्कैन कॉपी, ना कि फोटो इमेज, ऐसा नहीं, पूरी स्कैन पीडीएफ करके आपको हमारी मेल आईडी पे भेज देनी है। आपको चेक करके उसी पे नंबर आपको लोकेट करके और वापस रिवर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेते हैं सर 50%, तो इसकी भी सेम इसी तरीके से डेट दे दी जाएगी और इसकी भी सेम इसी तरीके से डेट दे दी जाएगी, राइट। तो इस तरीके से आपके टेस्ट हो जाते हैं 25% पे, 50% पे और 100% पे, राइट। और एमसीक्यू के टेस्ट चलते रहेंगे, उसके मार्क्स आपको मोबाइल ऐप से ही मिलते रहेंगे। मोबाइल ऐप का नाम मैं लिख देता हूँ, वंस स्मार्ट क्लासेज प्रो ऐप, और ये आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका रहेगा सिस्टम यहाँ पे। आगे चलते हैं सर। तो सर स्टडी मटेरियल फाइनलाइज हो गया हमारा, ड्यूरेशन फाइनलाइज हो गई, टेस्ट फाइनलाइज हो गया, हमारा स्कैनर इसमें कवर है, मॉड्यूल इसमें कवर है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं डाउट्स की, कि सर डाउट्स का क्या होगा, डाउट्स कैसे सोल्व होंगे। तो सर मैं अगर अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो 95% आपको कोई डाउट नहीं आता है, ठीक है। 5% केस में आपको कुछ डाउट हो सकते हैं, ठीक है। तो उस डाउट्स के लिए आपको हमारा मेल आईडी है, मेल आईडी आपको दिया हुआ है, फिर भी लिख देता हूँ, वंस स्मार्ट क्लासेज @gmail.com, ठीक है। या व्हाट्सएप नंबर है 7424943697। तो इन पे आप अपना डाउट भेज दीजिए। अच्छा, होता क्या है कई बार जब आप डाउट भेजते हैं तो कई बच्चे पूरे क्वेश्चन की फोटो भेज देते हैं और कहते हैं सर बता दो। अब प्रॉब्लम ये है कि उस क्वेश्चन में क्या बता दो, राइट। तो आप जब भी अपना डाउट भेजे, एक तो क्लियर फोटो भेजे क्वेश्चन की, अगर आपने उस क्वेश्चन को सोल्व किया है तो उसकी भी फोटो भेजे, और सोल्व करके ही भेजे, बिना सोल्व करे तो भेजे ही नहीं, क्योंकि बिना सोल्व करने का मतलब है कि आपने उसको जब देखा ही नहीं तो क्या पता चलेगा डाउट है या नहीं है। तो पहले आप क्वेश्चन सोल्व करिए, क्वेश्चन की फोटो और आपके आंसर की फोटो भेजिए, साथ में एक वॉइस नोट छोड़ दीजिए कि सर मुझे इसमें ये समझ नहीं आ रहा कि इसको ऐड क्यों किया, इसको लेस क्यों किया, जो भी है इस तरीके की प्रॉब्लम है। थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है तो उसमें भी आप वॉइस नोट भेजें, तो वॉइस नोट में चीजें समझना आसान हो जाता है, ठीक है। और हम जल्द से जल्द आपको इसका आंसर देंगे, राइट। चलिए, तो ये है सर पूरा हमारे सिलेबस का एनालिसिस, ठीक है। यकीन मानिए इसके बाद कुछ नहीं बचता है, इसके बाद कुछ भी नहीं बचता है सर, ठीक है। ओके, और जितनी मेहनत आप करेंगे, यकीन मानिए उससे डबल मेहनत मैं करूंगा, इस बात में कोई शक नहीं है, ठीक है। चलिए, तो आगे चलते हैं। अब सर हम बात कर लेते हैं हमारे कोर्स कंटेंट की, हमारी बुक की, कि सर हम पढ़ेंगे कहाँ से। तो देखिए ये हमारी बुक है, यहाँ से हम पढ़ेंगे, ठीक है। और ये हमारा नया एडिशन, इस बार हमने नया एडिशन लॉन्च किया है। इसमें हमने कुछ और टॉपिक्स इंसर्ट किए हैं, कुछ और डिटेल में और कॉम्प्रिहेंसिव मोड में इसको इंसर्ट किया है हमने, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल नेवर बिफोर एक्सपीरियंस देगा, राइट। हार्ड कॉपी से ही पढ़े, सॉफ्ट कॉपी से पढ़ना मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि क्या होता है हम जब बहुत सारी चीजें कहते हैं कि ये लिख लो, वो आप सॉफ्ट कॉपी में जब करते हैं तो लिख नहीं पाते हैं। तो हार्ड कॉपी से पढ़ना ज़्यादा इजी रहता है, राइट। ओके, तो जिन लोगों को मेरा नाम नहीं पता, मैं रिपीट कर देता हूँ। वैसे इतनी बातें करने के बाद और जब आपने क्लासेस परचेज करी है तो आई होप आपने पूरी स्टडी कर ली होगी मेरे बारे में, फिर भी मैं आपको बता दूँ, ठीक है। इंट्रोडक्शन तो देना बनता ही है, एक प्रोटोकॉल भी कोई चीज़ है। तो मेरा नाम CA सुरेश पोद्दार है। मैंने अपना बीकॉम और अपना एमकॉम राजस्थान यूनिवर्सिटी से किया। आफ्टर दैट मैंने अपना CA कोर्स कंप्लीट किया, फिर मैंने अपना CMA कोर्स कंप्लीट किया है, राइट। उसके बाद में CMA फाइनल में मेरी ऑल इंडिया रैंक 14 है। रिसेंटली मैं बात करूं तो मैं ICMAI जयपुर चैप्टर जो है उसमें फैकल्टी हूं। ICMAI जयपुर चैप्टर में जो IOTP ट्रेनिंग होते हैं उसमें मैं सेशंस लेता हूं।
ICMAI NIRC नॉर्थ इंडिया रीजन का जो अपना इंस्टीट्यूट है उसमें मैं फैकल्टी हूँ, उसमें मैं क्लासेस लेता हूँ। IOTP के उसमें जो सेशंस होते हैं मैं उसमें भी सेशंस लेता हूँ। इसके अलावा ICMAI की झुंझुनू और बीकानेर का जो चैप्टर है उस चैप्टर में मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ, मतलब कमेटी मेंबर हूँ, ठीक है। इसके अलावा सर मेरी क्लासेस चलती है वंस स्मार्ट क्लासेस। हमारी वेबसाइट है CACMA sureshpoddar.com, आप वो विजिट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो मैं अपनी प्रैक्टिस करता हूँ, ठीक है, ऑडिट और टैक्सेशन में, राइट। इसके अलावा सर छोटे मोटे कुछ काम और समय मिल जाता है तो कर लेते हैं, ठीक है। बाकी आप लोगों की सेवा करते हैं, राइट। चलिए सर, तो फाइनली करें स्टार्ट। चलिए सर, सबसे पहले हम फंडामेंटल्स पे चलते हैं। देखिए मेरा कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है, मे बी आपने इंटर में कहीं और पढ़ा हो, मुझसे नहीं पढ़ा हो, पहली बार पढ़ रहे हो, तो मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। मैं रट्टाफिकेशन से ज़्यादा ऑब्जर्वेशन पे विश्वास करता हूँ, ठीक है। मैं ये मानता हूँ कि अगर आप अपने आसपास की चीज़ों को देखते हैं या कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं तो हमारे लिए स्टडी बहुत आसान हो जाती है, राइट। चलिए तो सर शुरू करते हैं। अब सर शुरू ही जब करना है तो हम सबसे पहले एक हॉट टॉपिक पे बात करते हैं। अभी रिसेंटली निर्मला सीतारमण जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने नया इनकम टैक्स बिल इंट्रोड्यूस किया, राइट। और उसमें एक बहुत बड़ा इशू हुआ कि सर हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें अकाउंटेंट की डेफिनेशन में इंक्लूड कर लिया जाएगा इस बार और हमें भी टैक्स ऑडिट का पावर दे दिया जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया और हमें कॉस्ट ऑडिट का पावर टैक्स ऑडिट का पावर नहीं दिया, राइट। हालांकि हमारे जो ऑफिशियल्स हैं ICMAI इंस्टीट्यूट के, उन्होंने इसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए हैं, ठीक है, एक अच्छा प्लान बनाया है और गवर्नमेंट के सामने वो इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि सर हम कैपेबल हैं टैक्स ऑडिट करने के लिए, तो हमें भी टैक्स ऑडिट के राइट्स दिए जाए, राइट। तो बिल्कुल हम भी इंस्टीट्यूट के साथ हैं, इंस्टीट्यूट के बिल्कुल सपोर्ट में हैं और हम भी चाहते हैं कि कॉस्ट अकाउंटेंट्स को टैक्स ऑडिट करने का राइट मिल जाए, राइट। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आप तो CA और CMA दोनों हो, आपको क्या फर्क पड़ता है, CMA को मिले या ना मिले, आप तो कर ही सकते हो ऑडिट। देखिए फर्क नहीं पड़ना अलग चीज है, ठीक है। मुझे हो सकता है कि मेरे फाइनेंशियल पोजीशन पे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, या मैं टैक्स ऑडिट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं दोनों ही केस में टैक्स ऑडिट कर सकता हूं क्योंकि मैं CA और CMA दोनों हूं। बट फिर भी मैं चाहता हूं कि CMA जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको भी टैक्स ऑडिट का राइट मिले, ताकि उनके लिए अपनी प्रैक्टिस में जो स्कोप है वो और बेहतर हो जाए, राइट। तो ऑल द वेरी बेस्ट इसके लिए, और हम भी उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट हमारी बात जरूर सुनेगी, राइट। ओके, अब सर हमारी शुरुआत ही यहां से होती है कि CMA क्या है और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट क्या है, ठीक है। तो सर उसके लिए मैं चाहूंगा मैं थोड़ा सा बेसिक जाऊं, मे भी आपको लगे कि सर ये चीजें तो हमें ऑलरेडी पता है, ये आप क्यों बता रहे हैं, ठीक है। तो यकीन मानिए हर चीज का लॉजिक होता है, ठीक है। तो मैं जिस भी तरीके से आपको चीजें बता रहा हूं मैंने उसको कहीं ना कहीं किसी चीज से कनेक्ट कर रखा है, तो आप बिल्कुल पेशेंस के साथ सुनिए, डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा, राइट। ठीक है सर, देखिए मेरा कॉन्सेप्ट ऐसा है कि पहली बात तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट तो बात की बात करेंगे हम, पहली बात तो ये कि ये ऑडिट वर्ड कहां से आया, इस ऑडिट वर्ड की क्या जरूरत पड़ी, ये ऑडिट होती क्या है, ठीक है। तो सर ऐसा समझिए, ये एक बिजनेसमैन है सर, बिजनेस वुमेन भी हो सकती है, जरूरी नहीं है बिजनेसमैन नहीं है भाई, बिजनेस वुमेन भी हो सकती है, ठीक है। तो मैं तो बिजनेस ही लिख देता हूं और वुमेन दोनों लिख दिया, चलो ठीक है। तो सर ये एक बिजनेसमैन या वुमेन है, ये सर बहुत अच्छा एक बिजनेस कर रहे हैं। अब बहुत अच्छा बिजनेस में क्या, तो हो सकता है सर ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, और हो सकता है सर ये ट्रेडिंग कर रहे हो,
और हो सकता है सर ये सर्विस प्रोवाइडर हो, राइट? ठीक है, अगर ये सर्विस प्रोवाइडर है तो बताइए ये कौन कौन से रिकॉर्ड्स बनाएंगे, आप एक बार बताइए। सर अगर ये सर्विस प्रोवाइडर है, जस्ट लाइक कोई ब्यूटी पार्लर है, सर्विस प्रोवाइडर हो गया। ठीक है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, सर्विस प्रोवाइडर हो गया, यस। तो सर अगर ऐसा है तो ये क्या क्या स्टेटमेंट बनाते होंगे? सर अगर ऐसा है, सर्विस प्रोवाइडर है, तो ये जनरली P&L बनाते होंगे, ठीक है, और बैलेंस शीट बनाते होंगे। एम आई राइट? क्योंकि इनको ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना पड़ता, इनको कोई माल बेचना ही नहीं है, इनको तो सर्विस प्रोवाइड करनी है। तो मुझे जैसे मैं अगर सीए, मेरे ऑफिस की बात करूँ सीए के, तो मैं P&L बनाऊंगा, मैं ट्रेडिंग नहीं बनाऊंगा। कोचिंग की बात करूँ तो भी सर हो सकता है, अगर मैं बुक्स नहीं बेचता हूँ तो मैं ट्रेडिंग नहीं बनाऊंगा, मैं P&L ही बनाऊंगा सीधा, राइट? तो ये बंदा ये करता है। जिस बंदे का काम ट्रेडिंग है वो क्या करता है सर? सर वो ट्रेडिंग बनाता है, वो P&L बनाता है, और सर वो बैलेंस शीट बनाता है। करेक्ट है सर? सर जिस बंदे का काम मैन्युफैक्चरिंग है वो क्या करेगा? तो सर मैन्युफैक्चरिंग वाला कॉस्ट सीट बनाएगा, या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बोल दो, ठीक है। तो पहले तो वो कॉस्ट डिटरमाइन करेगा, फिर वो ट्रेडिंग बनाएगा क्योंकि वो माल बेचता भी है सर, ठीक है। तो मैं इसको साथ में कर देता हूँ, ट्रेडिंग एंड P&L, और फिर वो बैलेंस शीट बनाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये बिजनेसमैन अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, वेदर इट इज कॉस्ट रिकॉर्ड्स और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, ठीक है, ओके। अब सर यहां पे है हमारी गवर्नमेंट, ऐसे समझिए ये हमारी है गवर्नमेंट। सर ये जो बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये प्रोप्राइटरशिप में कर रहा होगा, पार्टनरशिप में कर रहा होगा, कंपनी में कर रहा होगा? किसी भी मोड में कर सकता है सर। ये प्रोप्राइटरशिप में कर सकता है, ये पार्टनरशिप में कर सकता है, या ये कंपनी में कर सकता है, ठीक है। और इसके अलावा भी मोड हो सकते हैं, एओपी बीवाई वगैरह कर सकता है, राइट? तो सर गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम ये चेक करें कि ये बंदा जो स्टेटमेंट्स, जो रिकॉर्ड्स बना रहा है, क्या वो प्रॉपर है या नहीं। बोलो सही बात है? गवर्नमेंट ये चाहती है हम ये इंश्योर करें कि ये बिजनेस पर्सन जो है, ये जो अकाउंट्स बना रहे हैं, वेदर इट इज फाइनेंशियल अकाउंट्स और वेदर इट इज कॉस्ट रिकॉर्ड्स, तो क्या ये प्रॉपर है या नहीं, राइट? तो गवर्नमेंट कहती है चलो जी चेक करो। अब किससे चेक करवाएं? दिक्कत कहाँ है, किससे चेक करवाएं? सर करोड़ों लोग बिजनेस करते हैं इंडिया में, 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, और अगर मैं मान लूं कि सर 140 करोड़ में से 30 करोड़ लोग भी बिजनेस करते होंगे, ठीक है, तो इतने लोगों का ट्रेडिंग, P&L, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कॉस्ट रिकॉर्ड्स कैसे वेरीफाई किया जाए? क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? तो आंसर इज नो, गवर्नमेंट के लिए ये चीज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि सर बात तो ठीक है, हमारे पास इतने ऑफिसर्स भी नहीं है, इतने एम्प्लॉइज भी नहीं है कि इनके सबके रिकॉर्ड्स चेक कर पाए। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ प्रोफेशंस को डिजाइन किया और कहा कि ये लोग एक्सपर्ट होंगे और ये हमें बताएंगे कि इन बिजनेसमैन ने अपने रिकॉर्ड्स प्रॉपर्ली रखे या नहीं। समझ रहे हैं बात को? तो इस तरीके से सर मुझे लगता है कि ये ऑडिट का कॉन्सेप्ट आप पकड़ लेंगे, ठीक है। अब मैं अभी उसमें नहीं जा रहा कि सर ऑडिट वर्ड का जन्म ओडायर शब्द से हुआ है, जो कि एक लैटिन वर्ड है, उसका नाम है सुनना, ठीक है। पहले के ज़माने में राजा महाराजा जो होते थे वो पढ़े लिखे कम होते थे, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह पढ़ते नहीं थे। आज आप क्या करते हो कि सर मुझे दिखाओ आपकी बैलेंस शीट, आप ऐसे उठाते हैं, बैलेंस शीट को पढ़ते हैं, असेट इतनी है, लाइबिलिटी इतनी, असेट इतनी है, लाइबिलिटी इतनी है, कैपिटल इतना है, प्रॉफिट इतना है, ये सब आप पढ़ते हैं। इसको बोलते हैं बैलेंस शीट पढ़ना या P&L पढ़ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना बोलते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था सर, पहले राजा जी बैठे हैं कि हाँ जी सुनाया जाए, अब मंत्री जी सुना रहे हैं, मुनीम जी, ठीक है, मुनीम जी कह रहे हैं कि साहब इस साल हमारा इतना ये है ना इनकम हुई, इतनी आय हुई, इतने खर्च हुए, और पूरा मंत्रीगण जो बैठा है हमारे
सामने, वो सुन रहा है, और अगर उनको कोई कमी लग रही है तो वो बोल रहे हैं कि भैया ये कैसे हुआ, हमें इस पे संदेह है, राइट। तो उसको ऑडिट बोलते थे। तो उस टाइम पे सुन के ऑडिट होती थी, इसलिए उसको ओडायर वर्ड से लिंक किया गया था। तो वो भी आएंगे, हम अभी उसमें नहीं जा रहे। अभी तो हम ये चल रहे हैं कि 3 कोर्स क्यों डिजाइन हुए। पहले हम CA, CS, CMA पे चल रहे हैं, राइट। तो सर जब गवर्नमेंट ने कहा कि हमें चेक करवाना है इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस को, तो फिर उन्होंने ऑडिट का कॉन्सेप्ट निकाला और 3 कोर्स डिजाइन कर डाले। बोला सर एक हो जाएगा CMA, एक हो जाएगा CA, और एक हो जाएगा CS, राइट। क्योंकि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट कॉस्ट का एक्सपर्ट है और मैनेजमेंट का एक्सपर्ट है, तो इसको कॉस्ट एक्सपर्ट माना गया और इसे कॉस्ट ऑडिट का पावर दिया गया, राइट। ठीक है। क्योंकि CA चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो फाइनेंस का एक्सपर्ट माना जाता है, तो इसलिए इसे फाइनेंशियल ऑडिट का राइट दिया गया, राइट। और क्योंकि CS कंप्लाइंस का एक्सपर्ट माना जाता है, तो इसलिए इसे सेक्रेटरियल ऑडिट का पावर दिया गया। तो इस तरीके से सर गवर्नमेंट ने तीनों प्रोफेशंस को जन्म दिया और तीनों को अलग अलग राइट्स दे दिए। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा CMA जो है वो इवॉल्व हुआ। तो हम किस चीज के एक्सपर्ट हैं? सर हम एक्सपर्ट तो सभी चीज के हैं। हमें कॉस्ट भी आता है, अकाउंट्स भी आता है, टैक्स भी आता है, मैनेजमेंट भी आता है। ठीक है। पर ऑडिट एस्पेक्ट में देखें तो फिलहाल हमें कॉस्ट ऑडिट का पावर दिया गया है। इसके साथ हम GST ऑडिट भी कर सकते हैं। ठीक है। हालांकि वैसे GST ऑडिट को हटा दिया गया है, पर फॉर्म तो जाते ही हैं, तो हम वो GST ऑडिट भी कर सकते हैं। और रही बात टैक्स ऑडिट की, तो टैक्स ऑडिट के लिए हम फिलहाल फाइट कर ही रहे हैं, बहुत जल्दी हम इसको भी कर पाएंगे। समझ गए? ऐसा लिख दूं, कमिंग सून, चलेगा? यस। तो टैक्स ऑडिट कमिंग सून। तो ये हमारे राइट्स है सर, इसलिए CMA कोर्स का डिजाइन किया गया। सर अगर मैं आपसे पूछूं, आपको क्या लगता है कि CMA पहले आया या CA पहले आया, ये बताओ। अगर मैं आपसे पूछूं CMA कोर्स पहले आया या CA कोर्स पहले आया, क्या कहेंगे आप? बताओ कौन सा कोर्स पहले आया? CA। अरे खुद पे तो कॉन्फिडेंट रहा करो। आप खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे तो दुनिया क्या होगी, राइट। तो पहले अगर हम बात करें सर, तो CS से पहले भी CMA कोर्स आया था। CA कोर्स आया 1949 में। तो CA इंस्टीट्यूट का आप जब देखेंगे तो CA इंस्टीट्यूट 1949 में बना था, जबकि CMA इंस्टीट्यूट जो है वो 1944 में ही बन गया था। अब आप कहोगे सर 1944 में कैसे? हमने पढ़ा कहीं पे, सुना कि 1959 में CMA इंस्टीट्यूट बना था। देखिए जो CMA है, ICW बोलते थे इसको पहले, तो ये 1944 में ही आ गया था। ठीक है। पर एज ए कंपनी तब ये रजिस्टर्ड था। उसके बाद में इसको स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में जो बनाया गया, जो स्पेशल रिकॉग्निशन मिली, वो 1959 में मिली। तो जन्म तो इसका क्या हो गया था, 1944 में ही हो गया था। नामकरण जो हुआ वो 1959 में हुआ। आई बात समझ में? यस। तो गर्व से कहो हम हैं CMA। क्या कहो? हम हैं CMA, वी कॉन्फिडेंट। जब हम कॉन्फिडेंट होंगे, उसी कॉन्फिडेंस के साथ हम जब काम करेंगे, जब हमारे क्लाइंट को ये महसूस होगा कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो हमें दूसरी क्लास वैसे ही दे देगा। ठीक है। क्वालिटी दिखाओ, काम अपने आप मिल जाएगा। समझ गए बात को? यस। तो सर इस तरीके से हमारे इस CMA कोर्स की शुरुआत होती है। अब हमारा जो सब्जेक्ट है, थोड़ा सा उस पर भी चल लेते हैं। तो हमारा जो सब्जेक्ट है सर, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट। ठीक है।
सर हम पढ़ेंगे कैसे, क्या हम पहले पूरी थ्योरी पढ़ेंगे, क्या हम पूरे प्रैक्टिकल पढ़ेंगे? तो सर बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हम क्या करते हैं इस तरीके से मैनेज करके चलते हैं कि हमारा पेपर ना तो हमारी क्लासेस बोरियत हो जाए, ना ही हमें ऐसा लगे कि सर प्रैक्टिकल तो हो गया अब थ्योरी कैसे होगी। तो हम क्या करते हैं सर, मिक्सअप करके चलते हैं। हम पहले थ्योरी लेके चलेंगे, कुछ चैप्टर थ्योरी के पढ़ेंगे, आफ्टर दैट हम बीच में एक प्रैक्टिकल टॉपिक पिकअप करेंगे, उस प्रैक्टिकल टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट टॉपिक हम फिर से थ्योरी स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं मैं प्रैक्टिकल टॉपिक्स को इनकॉर्पोरेट करता रहूंगा, और कुछ प्रैक्टिकल टॉपिक्स तो ऐसे हैं जो थ्योरेटिकल टॉपिक के साथ ही कवर हो जाएंगे, जस्ट लाइक कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, तो उनके जो क्वेश्चंस हैं, तो जब हम स्टैंडर्ड पढ़ेंगे उसी टाइम पे आपके क्वेश्चंस पढ़ा देंगे। हालांकि जो लोग रिकॉर्डेड क्लासें ले रहे हैं उनको सेपरेट क्लासें मिलती है, रिकॉर्डेड वॉल्यूम 1 के लिए अलग क्लास मिलती है और वॉल्यूम 2 के लिए अलग क्लास मिलती है, तो आपको कोई दिक्कत उसमें नहीं आने वाली है, ठीक है। चलिए ओके। तो सर सबसे पहले जब मैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट की बात करता हूं तो मैं फिर कहता हूं कि हमें हमारा बैकग्राउंड पता होना चाहिए। अगर आपको आपका बैकग्राउंड पता है, जैसे मान लीजिए फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो आपके पिताजी क्या करते हैं, उनका क्या बिजनेस है, वो अपने बिजनेस में कहाँ से पहुंचे, कैसे पहुंचे, कितना स्ट्रगल किया, अगर ये चीजें आपको पता है तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ स्टाइल में भी एक मेच्योरिटी आती है, आप भी सीरियस होते हैं, आपको पता होता है कि पेरेंट्स ने कितनी मेहनत करके हमको यहाँ पे पहुंचाया है, राइट। अगर आपको दादाजी का स्ट्रगल पता है तो कहीं ना कहीं आप और इंस्पायर होंगे, पर दादाजी का पता है और इंस्पायर होंगे। तो वैसे ही जब हम सीए और सीएमए के इतिहास की बात करते हैं या सीए या सीएमए जैसा कोर्स करते हैं, एट दैट टाइम हमें उसका इतिहास पता होना चाहिए ताकि हम अकॉर्डिंगली मूव कर सकें, ठीक है। चलिए, तो हम सबसे पहले हमारा फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा ना, मुझे टाइम पास करने की बिल्कुल आदत नहीं है, मैं बिल्कुल ये नहीं करना चाहता कि हंसी मजाक करके, हंसी मजाक होगा हमारी क्लास में, हंसी मजाक भी होगा, एंटरटेनमेंट भी होगा, ठीक है, आपको बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल भी हम बताएंगे, पर इट डजंट मीन कि हम टाइम वेस्ट करें, ठीक है, क्योंकि आपका टाइम बहुत प्रीसियस है, तो उसको वेस्ट करने का तो सवाल ही नहीं उठता है, राइट। इस तरीके से हमारी ये कलर बुक आपको मिलती है, और इस कलर बुक में आपको क्या क्या मिलेगा वो अभी आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए हमारा जो मॉड्यूल है ना, लगभग 800 से 850 पेज का मॉड्यूल है, और उस मॉड्यूल को पूरा पढ़ पाना लाइन टू लाइन पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। उसमें बहुत सारे फॉर्मेट्स दे रखे हैं जो आपके लिए रिलेवेंट है ही नहीं, तो हमने काफ़ी मेहनत करके कंटेंट को फिल्टर किया है, समराइज किया है, और फिर आपको यहाँ पे प्रेजेंट किया है ताकि आपके लिए इसको पढ़ना आसान हो जाए, राइट। चलिए, तो सर कॉस्ट ऑडिट, अब कॉस्ट ऑडिट पे जाने से पहले हमें कॉस्ट अकाउंटिंग पे चले जाना चाहिए तो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। क्या कह रहा है कॉस्ट अकाउंटिंग, व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, आप बताओ सर। तो सर जब हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते थे तो हमने बुक कीपिंग की और अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ी थी, ठीक है। तो वहीं से वैसा ही हम कहें तो अगर कॉस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़नी हो तो बहुत सिंपल है, मैं अगर आसान भाषा में बात करूं कि सर कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब है किसी चीज की कॉस्ट कैलकुलेट करना, उस पर क्या क्या लगा। जैसे हम जब कोई सामान बना, जैसे मान लीजिए आप घर में मैगी बना रहे हो, तो आप देखते हैं इसमें पानी लगा, इसमें कितनी कॉस्ट आती है मैगी की, बताओ। अगर 10 रुपए वाली मैगी आप बना रहे हैं जो 2 मिनट में बन जाती है, तो उसकी कॉस्ट कितनी आती है, 10 रुपए, है ना, सही है। नहीं, अरे कॉस्ट अकाउंटेंट हो आप, तो ये जो कॉमन आंसर होते हैं इनसे बचना चाहिए थोड़ा सा। 10 रुपए कॉस्ट नहीं आती सर, 10 रुपए तो मैगी की कॉस्ट है ना, इसके अलावा पानी भी लगेगा, गैस भी लगेगी, और हमारा जो प्रीशियस टाइम है वो भी तो लगेगा। आप अपने लिए बना रहे हैं तो ठीक है कि आप उसमें कॉस्ट कैलकुलेट करते ही नहीं है, पर मुझे बताइए अगर यही मैगी आपको किसी को बेचनी हो तो क्या आप ये कहेंगे कि 10 रुपए की मैगी मैं लेके आया हूं, मैंने बनाई और 12 रुपए में बेच दूं? नहीं, पहले आप उसकी प्रॉपर कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे कि मैगी का इतना पैसा, पानी का इतना, गैस का इतना, मेरी मेहनत इतनी, तब जाके आपकी अगर कॉस्टिंग मान लीजिए बैठ रही है 15 रुपए, तो आप उसको 15 से ज्यादा में बेचेंगे, समझ गए? यस। तो अब आप अपने आप को फील कराइए आप कॉस्ट अकाउंटेंट हैं, और उसी हिसाब से हम आगे का सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब किसी भी चीज की कॉस्ट कैलकुलेट करना, उसके लिए हमें
हमारे जो कॉस्ट एलिमेंट्स होते हैं, हमारे जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उनको क्लासिफाइड करना पड़ता है, उनको मेजर करना पड़ता है कि ये किस तरीके का ट्रांजेक्शन है, राइट, ये किस तरीके की कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, क्या है, उन सब चीजों को आपको यहाँ पे करना पड़ता है। आइए देखते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट एंड असाइनमेंट ऑफ कॉस्ट टू द वेरियस कॉस्ट ऑब्जेक्ट। मतलब सर मैंने कॉस्ट तो कैलकुलेट कर ली कि मेरी मटेरियल कॉस्ट इतनी लगी, मटेरियल कॉस्ट में क्या क्या जुड़ना चाहिए, क्या नहीं जुड़ना चाहिए, वो सब मुझे पता था और मैंने मटेरियल कॉस्ट निकाल तो ली। अब सवाल ये आता है कि ये मटेरियल कॉस्ट किस प्रोडक्ट पे कितनी डालूं, क्योंकि मैंने उस मटेरियल से 4 प्रोडक्ट बनाए हैं सर, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने एक मटेरियल से 4 प्रोडक्ट बनाए हैं, तो पहले तो मैंने ये देखा कि मटेरियल कितने का पड़ा, अब मैं उसको बांटूंगा उन चारों प्रोडक्ट में, दैट इज कॉल्ड असाइनमेंट। उसको क्या बोलते हैं? असाइनमेंट, ठीक है। ओके, प्रिपरेशन एंड presentation of cost records and cost statement is the responsibility of management। ये वर्ड बड़ा याद रखिएगा। देखिए आप ऑडिटर हैं, ठीक है, जब आप ऑडिटर होते हैं ना तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी बढ़ जाती है सर। और आज की टाइम ऐसी है, आज की दुनिया ऐसी है, ऐसा कहूंगा कि सर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं चाहते। आप कंपनी में जाएंगे ऑडिट करने के लिए, ठीक है, आपको कॉस्ट ऑडिट का काम मिला, आप ऑडिट करने के लिए जा रहे हैं, पर कई बार ऐसा होगा कि बिना मतलब के, बिना काम के, जो आपका काम ही नहीं है, आपको उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल ठहरा दिया जाएगा, ठीक है। कैसे? सुनिए, देखो सर बहुत सिंपल सा लॉजिक देता हूं मैं आपको। मैं एक क्लाइंट के पास गया और मैंने उनको जाके कहा कि सर हाँ बताइए क्या काम है। कहते सर कॉस्ट ऑडिट करवानी है। मैंने कहा ठीक है कर देंगे, कितना टाइम लगेगा? तो मैंने कहा सर मेरे को आपका जो बिजनेस देख के लग रहा है मुझे 1 महीना लग जाएगा सर। बोले 1 महीने में कर दोगे? मैंने कहा हाँ जी 1 महीने में कर देंगे। फीस कितनी लोगे? मैंने कहा सर मैं फीस लूंगा 50,000 रुपये। तो मैंने 50,000 की फीस बताई सर, और 1 महीने का एश्योरेंस दिया कि मैं 1 महीने में आपकी ऑडिट कर दूंगा, ठीक है। अब तारीख कितनी थी उस दिन? सर उस दिन तारीख थी 1 जुलाई 1 जुलाई थी, इतना ले लो आप। तो 1 जुलाई को मैं ये वादा करके आ गया, ठीक है। अब सर असेसी हो गया फ्री, एकदम ना रिलैक्स कि चलो जी 1 जुलाई को बोल के गए, 1 महीने का बोले, 31 जुलाई या 1 अगस्त तक मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। अब वो अपने रिकॉर्ड्स बना रहे हैं, धीरे धीरे बना रहे हैं। मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा सर वो रिकॉर्ड्स मुझे प्रोवाइड कर दो, मुझे कब आना है, मैं आ जाता हूँ तो मैं ऑडिट कर लेता हूँ। बोले नहीं सर अभी तो रिकॉर्ड्स रेडी नहीं है, आप थोड़ा सा वेट करिए, आप एक काम करिए 2-3 दिन बाद आ जाइए। मैंने कहा ठीक है। मैंने 3 दिन बाद कॉल किया, फिर कहते सर कॉस्ट रिकॉर्ड तो रेडी नहीं है, थोड़े टाइम बाद आ जाइए। ऐसे करते करते सर इन्होंने 20 जुलाई तक मामला खींच दिया, ठीक है। और 20 जुलाई को ये मुझे कहते हैं कि लो सर ये लो रिकॉर्ड्स, ऑडिट कर दो। मैंने कहा ठीक है कर देंगे सर। अब ये सर 1 अगस्त को मेरे पास आते हैं और आके कहते हैं कि लाओ सर रिपोर्ट दो। मैंने कहा कौन सी रिपोर्ट? कहते सर आपने कहा था ना कॉस्ट ऑडिट करेंगे। तो मैंने कहा हाँ कहा था, और कॉस्ट ऑडिट चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम तो लगेगा ना। तो कहते सर कैसे कैसे बात कर रहे हो आप, टाइम लगेगा? आपने कहा था 1 अगस्त को रिपोर्ट दे देंगे, तो लाओ रिपोर्ट कहाँ है? अब बताओ क्या मैं रिस्पॉन्सिबल हूं 1 अगस्त को रिपोर्ट देने के लिए? आंसर इज नो। पर अगर मैंने बातें क्लियर नहीं की थी, अगर मेरी ड्राफ्टिंग सही नहीं है, अगर मैंने मैसेज साफ साफ कन्वे नहीं किया, तो मैं यहां पे फंस जाऊंगा, ठीक है। अगर मैंने सिर्फ इतना लिख दिया कि ऑडिट विल बी कंप्लीटेड ऑन 1 अगस्त, तो मैं फंस जाऊंगा, राइट। तो जब मैं प्रपोजल दे रहा हूं मैं ये नहीं बोलूंगा, मैं ये कहूंगा जिस दिन मुझे रिकॉर्ड्स मिलेंगे उस दिन से 1 महीने के अंदर अंदर मैं कंप्लीट कर दूंगा जी काम। और रिकॉर्ड देना आपकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं है, मेरा काम ऑडिट करना है, राइट। तो ये चीजें मैं क्लियर कर दूंगा, ताकि अब मैं 20 जुलाई को अगर मुझे रिकॉर्ड मिले तो मैं 20 अगस्त तक रिपोर्ट दूंगा, फिर मैं उससे पहले रिपोर्ट देने के लिए लायबल नहीं हूं। आगे बात समझ में? यस। तो सर इसलिए हमें ध्यान देना है, और क्या काम किसका है वो भी हमें पता चलना रहना चाहिए। तो हमने कहा कि सर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज फॉर मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का काम है जी, हमारा काम नहीं है, ठीक है।
चले, therefore cost accounting standards are guidelines for the companies that specify the cost accounting treatment for the various cost elements, minimum disclosure requirement, and ensure the comparability, consistency and completeness of cost records. मतलब सर कि देखो, एक होता है कॉस्ट अकाउंट्स मेंटेन करना, एक होता है कॉस्ट ऑडिट करना। हम जो है हम सर कॉस्ट ऑडिट करते हैं, अकाउंटिंग तो और भी लोग कर सकते हैं, अकाउंटेंट लोग भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम अकाउंटिंग करें, ठीक है। तो हमारा काम ऑडिटर का है सर। तो हमें अच्छा, अब खास बात क्या होती है, जो कॉस्ट अकाउंट्स बना रहा है उसने भी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़े हैं, और जो चेक कर रहा है उसने भी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़े हैं, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्मिटी। तो बनाने वाला भी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से ही बनाएगा, और चेक करने वाला भी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ही चेक करेगा कि क्या कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रॉपर्ली फॉलो हुए या नहीं। इसी को तो ऑडिट बोल रहे हैं। सपोज आप किसी और बेसिस पे काम कर रहे हैं और मैं उसको किसी और बेसिस पे चेक कर रहा हूं, तो वो तो ऑडिट हुई नहीं प्रॉपर, ठीक है। उस केस में तो कमी मिलेगी। तो इसलिए ऐसा नहीं होता है। रिकॉर्ड जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाए जाते हैं, और ऑडिट जो है उसमें भी यही देखा जाता है कि जो रिकॉर्ड बनाए गए वो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाए गए या नहीं, ठीक है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग करके देगा, मैनेजमेंट जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग करके देगा, और बेस्ड ऑन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस इसके हिसाब से करके देगा, राइट। तो ये है कॉस्ट अकाउंटिंग। मैं फिर रिपीट कर दूं, जब कोई प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर करते हैं तो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करना, उसके लिए सारी कॉस्ट का आइडेंटिफिकेशन करना, क्लासिफिकेशन करना, मेजरमेंट करना और उस कॉस्ट को बांटना, ये सारा काम जब हम करते हैं तो हमारी कॉस्टिंग कैलकुलेट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, व्हाट इज कॉस्ट ऑडिट। सर कॉस्ट ऑडिट क्या है? सर उससे पहले मैं आपको लेके चलता हूं ओरिजिन ऑफ कॉस्ट ऑडिट पे, इस पे आइए सर, ठीक है। ओरिजिन ऑफ कॉस्ट ऑडिट, अब ये क्या है सर? ओरिजिन ऑफ कॉस्ट ऑडिट मतलब कहां से आया कॉस्ट ऑडिट। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। जैसे कि पहली बार कॉस्ट ऑडिट कब हुई, तो सर पहली बार जो कॉस्ट ऑडिट हुई 1965 में हुई, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। पहली बार जो कॉस्ट ऑडिट हुई वो कौन सी इंडस्ट्री पे हुई, तो सर जो पहली बार कॉस्ट ऑडिट हुई वो सीमेंट इंडस्ट्री पे हुई। तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में एमसीक्यू में आ सकते हैं। तो पहली ऑडिट 1965 में हुई और सीमेंट इंडस्ट्री पे एप्लीकेबिलिटी हुई, ठीक है। चले हम उससे भी और पहले चलते हैं कि सर ओरिजिन कहां हुआ। तो सुनिए सर, इंडिपेंडेंस से पहले मैंने अभी कहा ना आपको 1944 में हमारा प्रोफेशन इवॉल्व हो चुका था, ठीक है। पर इनिशियल ईयर्स में क्या हुआ वो सुनिए सर। देखिए गवर्नमेंट जो है ना वो काम करवाती है, आपको भी पता होगा। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने एक सड़क बनवाई, ठीक है, ये गवर्नमेंट ने एक सड़क बनवाई सर, ठीक है। अब गवर्नमेंट जब काम करवाती थी ना तो गवर्नमेंट कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट पे करवाती है, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक। गवर्नमेंट ये नहीं कहती कि आपको ये सड़क बनानी है 1 किलोमीटर की, हम आपको 50 लाख रुपए देंगे। गवर्नमेंट ये कहती है कि सड़क बनानी है, ठीक है, आप बनाइए और जो भी आपकी कॉस्ट होगी उस पर कितना मार्जिन आपका आप ऑफर कर रहे हैं वो बता दीजिए। तो मान लीजिए हमारा फाइनल हो गया कि सर मैं 40 लाख, समझना मेरी बात को, मुझे ये सड़क का कॉन्ट्रैक्ट मिला और मेरी जो पेमेंट टर्म थी वो ये थी कि सर आपकी जो भी कॉस्ट लगे वो प्लस 20% मार्कअप, ये जोड़ के आप बिल बना देना। मैंने कहा ठीक है। तो अब मैं कॉस्ट इंकर्ड कर रहा हूँ, काम मेरा चल रहा है सड़क बनाने का, चलता रहा सर, काम चलता रहा, ठीक है। मुझे ठेका किस बेसिस पे मिला है? कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट पे मिला है कि जितनी कॉस्ट लगेगी वो हम आपको देंगे, प्लस उस पे हम कुछ प्रॉफिट जोड़ के आपको देंगे। मैंने कहा ठीक है। अब सर जब मैं ये करता रहा टोटल, ठीक है, तो मेरे पास आया कि 80 लाख रुपए मेरी कॉस्ट लगी है। ध्यान से सुनिएगा, मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ तो मुझे पता चला 80 लाख रुपए मेरी कॉस्ट लगी है, ठीक है। अब मैंने सोचा गवर्नमेंट को क्या पता चल रहा है यार कि 80 लाख रुपए कॉस्ट लगी है, एक काम करते हैं थोड़ा सा मीटर घुमा देते हैं ना। हाँ, अरे प्रैक्टिकली नहीं, थ्योरेटिकली बातें कर रहा हूँ मैं। फिर थोड़ा सा घुमा देता हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैंने लिख दिया सर 100 लाख रुपए की कॉस्ट आई है मेरी और उस पर मार्कअप 20%, तो 20 लाख रुपए प्रॉफिट। तो मैंने गवर्नमेंट को कहा कि लाओ जी सर 120 लाख रुपए, मतलब कि 1.2 करोड़ रुपए मेरे को दे दो आप, ठीक है। गवर्नमेंट कहती है दे तो देंगे,
पर तुम जो कह रहे हो कि तुम्हारी कॉस्ट 1 करोड़ रुपए आई है, मैं कैसे मान लूं? भाई गवर्नमेंट को इस बात पे डाउट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जब मैंने कहा कि मेरी कॉस्ट 1 करोड़ रुपए आई है, तो गवर्नमेंट बोले अच्छा अच्छा लो 1 करोड़ आई है, लो 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 ये आपका 1 करोड़ रुपए लो, ये आपका प्रॉफिट लो जाओ, ऐसे बोलेगी? नहीं, गवर्नमेंट भी तो बोलेगी ना हम चेक करना चाहते हैं क्या वाकई में आपके 1 करोड़ रुपए लगे हैं। तो इस कॉस्ट को गवर्नमेंट वेरीफाई करवाती थी, ताकि ऐसा ना हो कि कोई बेवजह का बिल बना के एक तो कॉस्ट एक्स्ट्रा ले जाए, एक उस पर प्रॉफिट एक्स्ट्रा ले जाए, राइट? तो इसको वेरीफाई करवाने के लिए ही सबसे पहले कॉस्ट ऑडिट का जन्म हुआ। ठीक है, गवर्नमेंट ने कहा कि इसको चेक कराओ, इस अमाउंट को, जो ये बंदा ये कॉस्ट निकाल के लेके आया है इसको चेक कराओ, और यहीं से हमारे कॉस्ट ऑडिट का क्या होता है, जन्म होता है। बताओ आई बात समझ में? ठीक है, तो क्या लिखा है, इन इंडिया ऑडिट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स कैन बी ट्रेस्ड बैक टू प्री इंडिपेंडेंस, आजादी से पहले era when a large number of firms are given contracts by the government of India on cost plus basis। ये हाईलाइट कर लेना चीजें, ठीक है? तो कॉस्ट प्लस बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट देती थी गवर्नमेंट, ठीक है, हजारों लोगों को। द गवर्नमेंट देन स्टार्टेड वेरीफाइंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग इनटू द कॉस्ट स्ट्रक्चर। तो पहले तो गवर्नमेंट दे देती थी कॉन्ट्रैक्ट, जो भी बिल आता था पेमेंट भी कर देती थी। अब गवर्नमेंट को लगा कि नहीं हमें चेक तो करना चाहिए, गड़बड़ हो सकती है, तो उन्होंने क्या किया कि चेक करने की शुरुआत की, और जब शुरुआत की तो जन्म हुआ द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। बहुत सारे सीएमए स्टूडेंट्स भी ऐसे हैं जिनको सीएमए का पुराना नाम नहीं पता, तो ये आपको पता जरूर होना चाहिए सर, चाहे काम आए और चाहे नहीं आए। ICWAI, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, तो ये हमारे कोर्स का पुराना नाम है सर, जो कि 1944 में सेटअप हुआ था विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोटिंग, रेगुलेटिंग एंड डेवलपिंग द प्रोफेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी। कि सर हम कॉस्ट अकाउंटेंसी को एक अच्छा प्रोफेशन बनाना चाहते हैं क्योंकि लोगों को इसकी जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए इस इंस्टीट्यूट का जन्म हुआ। द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जिसको हम अभी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नाम से इसको हम जानते हैं, जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बना हुआ 1959 में बना था। ठीक है, तो सर 1944 में बना था या 1959 में बना था? तो हम इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं। सर 1944 में इंस्टीट्यूट एज ए कंपनी रजिस्टर्ड हुआ। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि 1944 में इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स इंडिया जो है उसे एज ए लिमिटेड कंपनी बनाया गया। ठीक है, उस टाइम कंपनी जब चलता था 1913, ध्यान है 1913 चलता था, फिर 1930 आया, फिर 1956 आया, फिर अभी 2013 चल रहा है, राइट? यस सर, तो उस टाइम कंपनी था। फिर 1959 में इसे स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में एस्टेब्लिश कर दिया गया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स एक्ट 1950, तो नया एक्ट ही बना दिया, और उस एक्ट में रिकॉग्निशन देके ICWA की डिग्री बना दी गई। ठीक है, फिर 2012 में इंस्टीट्यूट ने कहा कि नहीं जी ICWA हमें थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, ये WW परेशान कर रहे हैं, है ना, हम कोई ठेकेदार थोड़ी है, ठीक है, हम कोई वो दिहाड़ी मजदूर थोड़ी है, तो ये जो W वर्ड है, वर्क्स वर्ड है, ये हमें परेशान कर रहा है, तो इसको उल्टा कर दो। समझ रहे हो बात को, कि W बना हुआ था, कई लोगों ने कहा नहीं सर W अच्छा नहीं लग रहा है ना, W अच्छा नहीं लगा, तो क्या करें, बोले सर इस W को उल्टा कर दो। ठीक है, तो सर वर्क्स को हटा दो और वर्क्स की जगह क्या कर दो, मैनेजमेंट कर दो, तो यहाँ पे फिर हमारा नाम हो गया कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स। वर्क्स हटा दिया हमने, एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया बन गए हम, राइट? फिर भी इंस्टीट्यूट को पता नहीं क्या शौक चढ़ा, यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा सा ओवर हो गया। ठीक है, यहाँ तक ठीक था कि हमने हमारा नाम कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट की जगह कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट कर लिया, पर यहाँ पे थोड़ा सा इंस्टीट्यूट ने मुझे लगता है ओवर कर दिया। क्या उन्होंने कहा कि जी हमारा नाम जो है हम ICWAI कर रहे हैं, नहीं सॉरी ICAI कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया कर रहे हैं। अरे सर जब हम या तो हम ICWA हैं, मतलब कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है,
या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है। तो हमारी डिग्री में तो एम है, पर हमारे इंस्टीट्यूट के नाम से एम हटा दिया गया। डिग्री में तो एम है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, पर हमारी इंस्टीट्यूट के नाम में से एम हटा दिया और उसको बना दिया ICAI, विच इज सिमिलर नहीं, मैं कहूंगा विच इज आइडेंटिकल टू द ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो कहीं ना कहीं किसी के माइंड में ये रहा कि हम एक कॉमन नाम का फायदा उठा लें, या इस कॉमन नाम से हमारे मेंबर, मान लीजिए किसी को प्रैक्टिस करता है, उसने लिख दिया मेंबर ऑफ ICAI, अब पता नहीं चलेगा किसी को कि सी है या CM है, वॉटेवर, कुछ भी इंटेंशन रही हो। पर मैं मानता हूँ, मुझे थोड़ा सा एज ए पर्सनली मैं बात करूँ तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगती ये चीज़ कि जब हमारा कोर्स का नाम हमने CWA से बदल के CMA किया, तो हमारे इंस्टीट्यूट का नाम भी ICMAI होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पे ICAI लिखा गया, जिस पे फिर CA इंस्टीट्यूट ने ऑब्जेक्शन किया, मामला कोर्ट में पहुंचा, और अभी रिसेंटली थोड़े टाइम पहले कोर्ट ने कहा कि सर जो भी CMAs हैं वो ICAI वर्ड यूज नहीं कर सकते। पूरा लिख सकते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, पूरा लिख सकते हैं, पर ICAI नहीं लिख सकते, राइट। तो ये मामला अभी तक फंसा हुआ चल रहा है, राइट। तो इस तरीके से हमारे इंस्टीट्यूट का जन्म हुआ, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको पहले बता ही दिया यहाँ पे कि गवर्नमेंट ने कॉस्ट प्लस कॉन्टेक्ट को वेरीफाई करने के लिए ऑडिट का कॉन्सेप्ट डाला, और इसी को हम कॉस्ट ऑडिट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये तो सर सारी कहानी हो गई हमारी किसकी, तो सर ये सारी कहानी हो गई हमारी इंस्टीट्यूट की। अब हम बात कर लेते हैं सर हमारी ऑडिट की, कॉस्ट ऑडिट की। तो सर कॉस्ट ऑडिट जो है, अब यहां से MCQ बनते हैं तो उठाते जाइएगा, जहां जहां मैं बता रहा हूं उठाते जाइएगा। कॉस्ट ऑडिट फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया विद द इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्शन 233B, ठीक है। अब ये 233B आया ना, तो इसका भी मैं आपको बताता हूँ कुछ। सर ऐसा क्यों हुआ कि रिसेंटली कुछ ईयर्स में CMA का स्कोप बढ़ा, उससे पहले CMA के स्कोप में थोड़ी सी कमी थी, ऐसा क्यों हुआ? तो सर सुनिए क्या है। पहले चलता था कंपनीज एक्ट 1956, फिर आया सर कंपनीज एक्ट 2013, राइट। कंपनीज एक्ट 1956 में एक सेक्शन हुआ करता था, सेक्शन 233B, ठीक है। और सेक्शन 233B ये कहता था कि अगर आपके टर्नओवर स्पेसिफाइड लिमिट को क्रॉस करते हैं तो आपको कॉस्ट ऑडिट करवानी पड़ेगी, और ये कॉस्ट ऑडिट जो है वो CWA मतलब कि कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट जो है वो करेगा। बट if there is unavailability of CWA then this audit can be conducted by CA। ये एक लाइन लिखी हुई थी, समझ रहे हैं बात को, क्योंकि CMA मिलते ही नहीं थे सर, बहुत कम थे। तो जब CMA बहुत कम थे तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, गवर्नमेंट को ऑप्शंस रखने पड़े। तो गवर्नमेंट ने कहा कि सर वैसे तो कॉस्ट ऑडिट CWA करेगा, बट अगर आपको CWA नहीं मिलता है, अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो आप CA से भी करवा सकते हैं। बस इतना लिखने की देर थी और सारा काम किसके पास चला गया, CA के पास। क्यों? क्योंकि मान लीजिए मैं एक कंपनी की ऑडिट करता हूँ सर, फाइनेंशियल ऑडिट करता हूँ, ठीक है, और उनको कॉस्ट ऑडिट भी करवानी है। अब मैंने कहा सर करने को तो मैं कर दूंगा, पर लीगली मैं कॉस्ट और फाइनेंशियल ऑडिटर एक साथ नहीं हो सकता। तो होता क्या था ऐसे में कि मेरे जैसे लोग उसकी कॉस्ट ऑडिट कर देते थे, पर साइन खुद नहीं करते, अपने किसी फ्रेंड से करवा लेते, दूसरे CA से करवा लेते। तो सर एक ही जगह काम हो गया सारा। अब सर जब कंपनीज एक्ट 2013 आया तो सेक्शन बना 148, और उसने कहा कि सर कॉस्ट ऑडिट तो होगी, और ये कॉस्ट ऑडिट सिर्फ CMA ही करेंगे, लो जी, ओनली। यहां पे कहानी बदल दी। तो जो कंपनीज एक्ट 1956 में CA और CMA दोनों को राइट था कॉस्ट ऑडिट करने का, उसमें से CA को हटा के सिर्फ CMA को राइट दे दिया गया। इसलिए उस कंपनीज एक्ट 2013 के आने के बाद कहीं ना कहीं CMA के स्कोप में थोड़ा सा जंप हुआ, राइट। ओके, तो ये आपको बैकग्राउंड यहाँ पे पता होना चाहिए। तो सर 1965 में पहले फर्स्ट बार ऑडिट इंट्रोड्यूस हुई, और फर्स्ट बार ऑडिट हुई, और कौन सी इंडस्ट्री पे, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, सीमेंट इंडस्ट्री पे हुई थी, ठीक है। तो ये MCQ आ सकता है कि कॉस्ट ऑडिट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 1965 ऑन सीमेंट इंडस्ट्री, ओके। चलिए, अब 1965 से लेकर 2008 तक फोर्टिफाइड इंडस्ट्रीज को क्या किया गया,
कवर किया गया कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेनेंस और कॉस्ट ऑडिट में कि भैया आप लोगों को कॉस्ट रिकॉर्ड्स रखने हैं और आपको ही ऑडिट करवानी है, हालांकि आपके भी कुछ क्राइटेरिया है, ऐसे अनकंडीशनल नहीं है, ठीक है। फिर 2008 में सर एक्सपर्ट ग्रुप बना, उन्होंने कॉस्ट ऑडिट मैकेनिज्म की पढ़ाई करी, स्टडी करी, उसको समझा पूरा, ठीक है। 2009 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करी। जब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये रिपोर्ट पहुंची तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसकी पूरी एनालिसिस करवाया, पूरी इसकी तहकीकात करवाई और फिर उन्होंने इंट्रोडक्शन किया कॉस्ट ऑडिट का, कॉस्ट ऑडिट ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड बाय द कंपनीज अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 फॉर मैन्युफैक्चरिंग माइनिंग। अब देखो उस टाइम पे मैन्युफैक्चरिंग, हाँ ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग माइनिंग प्रोसेसिंग ऑपरेशन डिपेंडिंग ऑन द लिमिट ऑफ टर्नओवर, तो उस टाइम भी लिमिट थी टर्नओवर की या नेटवर्थ की, तो ऐसी लिमिट्स थी, उसके हिसाब से इन स्पेसिफाइड जो 44 सेक्टर्स थे इनको ऑडिट करवानी पड़ती थी, राइट। चलिए सर 2014 में इसमें ड्रास्टिक चेंज आया क्योंकि 2013 में कंपनीज एक्ट आ चुका था, तो 2014 में कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स आए जिसमें स्पेशली कॉस्ट ऑडिट से रिलेटेड प्रोविजंस डाले गए, राइट। मतलब था तो कंपनीज एक्ट का ही पार्ट, पर उसको सेपरेटली एक पूरा रेगुलेशन बना दिया गया जिसको हम कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स कहते हैं 2014, ठीक है। और टाइम टू टाइम इसमें अमेंडमेंट होते रहते हैं। बताइए जी, बात समझ में आ गई यहाँ तक? तो इस तरीके से सर जन्म हुआ कॉस्ट ऑडिट का और कॉस्ट ऑडिट का, कॉस्ट अकाउंटिंग का और हमारे इंस्टीट्यूट का, ठीक है। अब कॉस्ट ऑडिट क्या होती है, उसके क्या बेनिफिट है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, राइट। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और आपको, मुझे यकीन है कि आपको यहाँ तक काफ़ी चीज़ें इंटरेस्टिंग पता चली होगी जो आपको पहले से नहीं पता थी, राइट। चलिए तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट जोश के साथ, नए जोश के साथ, ठीक है। चलिए।